हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, लेकिन सबसे पहले भाई, जो सफलता होती है ये किस चीज़ का परिणाम है ना? ये आपके त्याग का परिणाम होती है, जो आप त्याग करते हो अपने स्टूडेंट लाइफ में। हम्म अच्छा खाना और अच्छा पहनना, है ना? अच्छा रहना, सोना, है ना? और बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट, इन चीज़ों का हमको त्याग करना पड़ेगा, है ना? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब कुछ त्याग दो, है ना? उसमें थोड़ा जो है कमी ला दो। उसके बाद तो जब लाइफ सफल हो जाएगी, सक्सेस हो जाएगी, तो चाहे जैसे आप जिंदगी जियो ना, लेकिन उस मुकाम को हासिल करने के लिए आपको पहले त्याग करना पड़ेगा। जैसे कि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि इच्छाओं का दमन करना चाहिए, इच्छाओं को त्याग करना चाहिए ना। तो स्टूडेंट लाइफ है, टफ है, पढ़ते चले। और कॉन्सेप्ट है हमारा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, यानी किसके? भारत देश के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। कुछ अंडरलाइन मैंने यहाँ पर आप देख रहे हो, कुछ बच्चे जो है मुझसे पढ़ने के लिए आते हैं, जीएस पढ़ने के लिए आते हैं, तो मैं पहले उन लोग को पढ़ाता हूँ। उसके बाद तो कभी कभी आप लोग को ये अगर दिखे थोड़ा, मतलब कि राइटिंग में थोड़ा ना कि अंडरलाइन है या डिफेक्ट है कुछ, तो वो पढ़ाने के दौरान थोड़ा जल्दीबाजी में हो जाता है ना। तो चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। जीएस की तैयारी है, ये जम के करते रहना है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 के तहत ये आपातकालीन शक्तियां मिलती हैं राष्ट्रपति को। इन अनुच्छेदों के बल पर वो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है ना। अनुच्छेद 352 के तहत जब कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए, आंतरिक अशांति हो जाए या बाह्य आक्रमण हो जाए, तो राष्ट्रीय आपात लगता है। और अनुच्छेद 356 के तहत जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, है ना, सरकार गिर जाए किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की, तो उस दौरान क्या होता है, सरकार कोई भी हो वो अगर गिर पड़ती है, मतलब कि गिर जाती है, और मतलब कि कहते हैं ना कि जैसे गठबंधन में बनती है या शासन करना संभव नहीं हो पाता है उनसे, तो क्या होता है, राष्ट्रपति शासन वहां लगाया जाता है। और अनुच्छेद 360 के तहत क्या लगाया जाता है? वित्तीय आपातकाल। हम बात करेंगे 352 के बारे में, अनुच्छेद 352 के बारे में ना। आते हैं थोड़ा बहुत। आपात उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। ओके, 3 भाग कौन कौन से हैं लिखते चलेंगे आप लोग। अनुच्छेद 352 यानी कि इसमें क्या लगता है? राष्ट्रीय आपात लगता है ना। ओके, राष्ट्रीय आपात लगता है। और अनुच्छेद 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगता है। 360 के तहत जो है वित्तीय आपात लगाया जाता है। आपात उपबंध जो उपबंध है ना, जो ये मामले हैं, ये भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ये आप लोग को जरूर ध्यान रखना है, ये भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। और ये संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक इनका उल्लेख हुआ है। 52 में 4 जोड़िए तो कितना होगा? 56। 56 में फिर 4 जोड़ दो तो कितना हो गया? 60। इस प्रकार से आप लोग को याद कर लेना है ना। उसके बाद है, ये केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति में प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाता है। असामान्य स्थिति का मतलब है कि जब देश पर आक्रमण हो जाए, विद्रोह हो जाए किसी भी प्रकार का, तो उस सिचुएशन में, क्रिटिकल सिचुएशन में, सरकार जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको पावर मिल जाती है कि वो अपने हिसाब से शासन करे, है ना। पूरी ताकत मिल जाती है किसको? सेंट्रल को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओके, उसके बाद अनुच्छेद 352 के ऊपर हम बात करेंगे, के बारे में हम लोग को बात करना है आज। बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, युद्ध के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो, तो जैसे देश के किसी भी हिस्से में आक्रमण हो जाए, जैसे अरुणाचल प्रदेश में आक्रमण हो जाए चाइना का, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का, लद्दाख सेक्टर में वो मतलब कि चीन आक्रमण कर दे, या किसी भी देश से हमारा अगर आक्रमण होता है तो राष्ट्रीय आपात मतलब लगाया था। और ये डिपेंड करता है कि आक्रमण कैसा है। बड़ा आक्रमण है, बड़े पैमाने पर युद्ध चल रहा है, तो पूरे देश पर लगाया जा सकता है राष्ट्रीय आपात, या देश के कुछ हिस्से पर, जैसे अरुणाचल प्रदेश पर है तो वहीं पर लगाया जा सकता है ना। तो लेकिन पूरा देश उसमें सपोर्ट करता है। ओके, तो ये चीजें हैं। ओके, बाह्य आक्रमण। उसके बाद है, मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति का उल्लेख था। ये इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। सशस्त्र विद्रोह की जगह
आंतरिक अशांति का उल्लेख मिलता है, इसमें मूल संविधान में आंतरिक अशांति का, इसको बदल करके बाद में कर दिया जाएगा, सशस्त्र विद्रोह कर दिया जाएगा। कई और किस संशोधन के द्वारा? 44वें संशोधन 1972 द्वारा, 1972 के द्वारा आंतरिक अशांति, है ना, को हटाकर सशस्त्र विद्रोह किया गया। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह किया गया। अब आप लोग को ये फैक्ट याद कर लेना कि 44वां जो संशोधन हुआ है 72 में, उसमें इस शब्द को हटा दिया गया है और किसको शामिल किया गया है? सशस्त्र विद्रोह को शामिल किया गया है ना। ओके, उसके बाद ये जब बाह्य आक्रमण होता है तो उसको कौन सा आपातकाल कहते हैं? जो देश के अंदर अशांति या विद्रोह होता है या सिविल वॉर होता है तो उसको क्या कहते हैं? बाह्य आक्रमण जब होता है तो उसको बाह्य आपातकाल कहते हैं, बाहरी आक्रमण होता है जब, और जब देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो उसको आंतरिक आपातकाल कहा जाता है ना। तो ये थोड़ा सा अंतर है, लेकिन सबसे मेन जो अंतर है कि क्या शब्द जोड़ा गया है ना। तो आंतरिक अशांति को हटा करके सशस्त्र विद्रोह अब संविधान में किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करने वाला। मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं कभी कभी ना, तो आपको नहीं होना है, लिख लेना है बस। अच्छा, जो राष्ट्रपति शासन लगता है, क्या उसको अदालत में चुनौती दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है। यही तो लोकतंत्र की विशेषता है कि हम किसी भी मुद्दे को लेकर के चुनौती पेश कर सकते हैं। कहां पर? अदालत में, कोर्ट में, कचहरी में। ओके, इसी प्रकार से मिनर्वा मिल्स मामले में इंपॉर्टेंट है, नोट करते चले। 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मिनर्वा मिल्स मामले में ऐसा क्या था? तो ये था कि राष्ट्रीय आपात को चुनौती दी जा सकती है अदालत में 1980 के तहत, है ना। ओके, इस दौरान जो उद्घोषणा की प्रक्रिया होती है ये कैसी होती है? आपातकाल कैसे लगाया जाता है? इसके लिए कौन प्रस्ताव करता है और किसकी मुख्य भूमिका होती है, उस पर बात करते हैं। संघ के मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव के बाद ये घोषणा की जाती है ना। मंत्रिपरिषद होती है, एक मंत्रिमंडल होता है। तो मंत्रिमंडल में कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है और केंद्रीय मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में कौन कौन होता है? मंत्रिपरिषद में होता है प्रधानमंत्री होता है ना, केंद्रीय मंत्री भी होते हैं, है ना, और राज्य मंत्री भी होते हैं, जो उप मंत्री भी होते हैं, वो सब मंत्रिपरिषद में आते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल विशेष होता है ना। तो मंत्रिमंडल की बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। वही प्रस्ताव पेश करता है और यह प्रावधान 1978 के 44वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव वाली बात को, है ना। और उद्घोषणा का जो संकल्प है वो प्रत्येक सदन के कुल संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। संसद के दोनों सदनों के, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों में से के कुल संख्या का 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति शासन लगाने के लायक प्रस्ताव माना जाता है। एक बार अनुमोदन मिलने पर, अनुमोदन माने संसद से अगर वो डिक्लेरेशन मिल गया, अनुमोदन मिल गया, तो वो 6 माह के लिए मतलब कि प्रवर्तन में रहता है। और समाप्ति का मतलब है कि राष्ट्रपति द्वारा संसदीय अनुमोदन के बिना भी राष्ट्रपति शासन को खत्म किया जा सकता है। इसके लिए फिर संसद जो अनुमोदन नहीं करेगी। लेकिन अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है, राष्ट्रीय आपात लगाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि संसद प्रस्ताव करती है ना। संसद जब तक प्रस्ताव नहीं भेजेगी नहीं लगाया जा सकता राष्ट्रीय आपात। लेकिन जब राष्ट्रीय आपात वो युद्ध या विद्रोह खत्म हो जाता है तो इस राष्ट्रीय आपात को समाप्त करने में राष्ट्रपति को संसद का अनुमोदन नहीं लेना पड़ता है। ओके, आते हैं केंद्र राज्य संबंध पर प्रभाव क्या पड़ता है इसका जब ये आपातकाल लगता है ना। केंद्र को राज्य को किसी भी विषय पर निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है इस दौरान, है ना। ऐसा नहीं है कि सेंटर की स्टेट गवर्नमेंट को जो है निलंबित कर देते हैं, निलंबित नहीं करते हैं। ओके, राज्य सरकार निलंबित नहीं की जाती है। राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति जो आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहती है। इस दौरान होता क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो
अपने विषय संघ सूची के विषय पर तो कानून बनाती है, वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने की शक्ति उसको प्राप्त हो जाती है। 3 विषय होते, वो 3 सूचियां होती है ना, एक और होती है, 4 मानी जाती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और विशिष्ट सूची ना। तो राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता है जो इसके अंतर्गत आते हैं विषय, तो उन विषयों पर केंद्र सरकार को पावर मिल जाती है राष्ट्रीय आपात के मतलब के दौरान, और जो कानून बना दिया जाता है इस दौरान वो 6 माह तक प्रवर्तन में रहता है, मतलब कि लागू रहता है, उसके बाद वो स्वतः खत्म होता है ना। तो ये तो एक चीज ये हो गया। उसके बाद है लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। और विधानसभा के मतलब विधानसभा का भी बताना है। संसद के द्वारा विधि बनाकर दोनों का कार्यकाल एक समय में 1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है ना, संसद के द्वारा। संसद माने लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति है ना, उसमें प्रधानमंत्री भी होता है। संसद के द्वारा विधि बनाकर दोनों का कार्यकाल लोकसभा विधानसभा एक समय में, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 माह के लिए नहीं, 1 वर्ष के लिए, और वो उसके बाद जैसा सिचुएशन होता है उस हिसाब से वो टाइम टेबल वो बढ़ा दिया जाता है। ओके, तो उसके बाद ये हो गया। आपात समाप्ति के बाद दोनों विस्तार 6 माह तक के लिए ही लागू रहते हैं ना। तो विस्तार माने दोनों लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल जो बढ़ा दिया गया है वो 6 माह तक के लिए ही लागू रहते हैं। कब? जब आपातकाल समाप्त हो जाता है, जब आपातकाल जो है खत्म हो जाता है ना। उसके बाद है मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इस दौरान मूल अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है? जी हाँ, कुछ प्रावधान होते हैं। देश पर संकट गहरा गया है, युद्ध हो रहा है, विद्रोह हो रहा है सशस्त्र, तो इस दौरान नागरिकों के अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है ना। उसके बाद वो फिर से जो है पुनर्जीवित हो जाते हैं। कर्तव्य को निलंबित नहीं किया जाता है, जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, क्योंकि मिलता क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार के तहत हम कहीं भी आ जा सकते हैं। तो क्या मान लो अरुणाचल प्रदेश में युद्ध चल रहा है चाइना से, तो क्या वहां हम जा सकते हैं, या हम कहेंगे कि हमारा तो मौलिक अधिकार है, ये हमारा जाने का अधिकार है। तो इसी बात को लेकर के मैं बताना चाह रहा हूं कि ये निलंबित हो सकते हैं मौलिक अधिकार, कर्तव्य नहीं। ओके, देखिए इसके स्थगन का प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है कि मौलिक अधिकारों को क्या स्थगित किया जा सकता है। तो ये जो विचार लिया गया है जर्मनी के वाइमर गणराज्य के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 358 लिख लेंगे। अनुच्छेद 358 जो है वो अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों को निलंबित करने से संबंधित है। अनुच्छेद 358 याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद है अनुच्छेद 359 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन, यानी कि अनुच्छेद 20 के अधिकारों को छोड़कर से संबंधित है। तो अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 या 358 दोनों ही मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित हैं। 20 और 21 को छोड़ करके इसमें क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि इसके अंतर्गत जो है व्यक्तियों को कौन से अधिकार मिले हैं? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, लोगों को अपनी जान बचाने का अधिकार है, अपनी दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इस नाते इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। मान लो भैया हमला अगर भी हो ही गया तो आप कहोगे क्या कि नहीं निलंबित है अधिकार, अब तो हमको मर जाने दो, ऐसा कभी हुआ? नो, आप अपनी जान बचाने के लिए स्वतंत्र हो। तो ये हो गया। इसके बाद आता है कि आपात घोषणाएं कितने बार की गई हैं? तो वो 3 बार की गई है ना। एक बार हुआ है अक्टूबर 1962 से शुरू हुआ था, जो कि जनवरी 1968 तक चला। वो क्यों चला? चीन द्वारा 1962 में अरुणाचल प्रदेश के नेफा क्षेत्र पर हमला किया गया था, है ना। तो ये लिख लेना है। अब अगर मंथ भूलते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ईयर नहीं भूलना है। 1962 से 1968 तक चीन द्वारा जब हमला किया गया था। इस युद्ध में बहुत बड़ी विशेषता ये थी कि इस युद्ध में हम लोगों को लग रहा था कि हम कैसे जीतेंगे, तो उस दौरान हमारे सहयोगी देश रूस ने हमारी मदद की थी। उस समय का सोवियत संघ, उसी ने हमको मिग विमान देने का वचन दिया था, है ना। जवाहर जी
जो है यात्रा पे गए, तो अटेंडम में वो बात पूरी हुई और रूस ने जब आश्वासन दिया कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, तब जाकर के चीन वो बैकफुट पे हुआ, क्योंकि हम किस नीति के पक्षधर हैं? गुट निरपेक्षता की नीति के पक्षधर हैं। मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा कि भारत की विदेश नीति में जो गुट निरपेक्ष होता है, पंचशील क्या है, उस पर भी मैं वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आऊंगा। बस केवल धैर्य बना के रखें। आइए, तो ये तो आप लिख लोगे ना, हो गया। फिर दूसरा है 1971 से 1977 तक पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध युद्ध। 1971 में क्या हुआ था? वही पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज बांग्लादेश है, उसको स्वतंत्र कराने के लिए बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, है ना, के नाम से ये युद्ध हुआ। और पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है मूल रूप से, उसको पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे, उसके खिलाफ भारत ने युद्ध किया और पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र कराया और वो बांग्लादेश के नाम से एक नए देश का उदय हुआ। तो ये है 1971-77 वाला आपात, राष्ट्रीय आपात। ओके, उसके बाद है 1975 से 1977 आंतरिक अशांति के आधार पर ये राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। तो 1962 टू 1968, 1971 टू 1977, 1975 टू 1977, बस ऐसे याद कर लो आप। सारे जितनी भी आपातकाल की घोषणाएं हुई हैं वो क्लियर हो जाएंगी आप लोगों के सामने। तो वीडियो छोटा था, लेकिन आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान कर्तव्य निलंबित किए जाते हैं कि अधिकार निलंबित किए जाते हैं। कर्तव्य निलंबित कर दिए जाएंगे तो क्या मतलब है? जबकि एक कर्तव्य तो ये भी तो है कि देश की सेवा के प्रति सदैव तत्पर रहना है। क्या कर्तव्य निलंबित कर देंगे हम? तो देश के लिए हम तत्पर है, कहां से रहेंगे? तो कर्तव्य नहीं है, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है ना, केवल एक को छोड़ करके 20 और 21 वाला प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। तो इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं, 2-3 क्या पॉइंट्स हैं, सभी कुछ इसमें है। मिनर्वा मिल्स जरूर लिखेंगे आप लोग। सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति ना, सशस्त्र विद्रोह को अब किया गया है, ये भी लिख लेंगे आप, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद तीनों लिख लेना, 352 है ना, 56-60 हमने आज 352 में बात की है, बाकी 356 360 पर बात करेंगे। लेकिन क्योंकि 360 कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वित्तीय आपातकाल की बात है और जो कि आज तक लगा ही नहीं है वित्तीय आपात ना। 356 पर भी हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। तो एक तो ये हो गया, और इधर सरकार निलंबित होती 1 वर्ष के लिए। हाँ, इसकी जो समयावधि है, 1 वर्ष में एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, वो भी आप लोग जो है एक समय में 1 वर्ष के लिए ये जरूर लिख लेंगे, है ना। उसके बाद किस अनुच्छेद के तहत जो है 358 है और 358 है और 359 है, इसके तहत जो है ये किया जा सकता है ना। तो इस प्रकार से ये मैंने आज आप लोगों को बताया भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, है ना। 352 के तहत जो आपात लगाया जाता है, आपातकाल घोषित किया जाता है, उसके बारे, इससे बाहर तो लगभग कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और लेकिन आप लोगों को एक बात का और ध्यान रखना है कि जितना मैं बता रहा हूं उससे भी ज्यादा आप लोगों को और डेप्थ में जा करके पढ़ना है। मैं तो आपको गाइड कर रहा हूं, है ना। गहराई में उतरने का काम किसका है? वो आपका है ना। बुक्स है, बुक्स खोल करके पढ़ते हो, बुक को आप कैसे पढ़ रहे हो, कैसे समझ रहे हो, ये आपके पर ये डिपेंड करता है। बुक गाइड है, वो आपको गाइड कर रही है ना कि कैसे पढ़ना, क्या करना है। तो इसी प्रकार से मैं आप लोगों को वीडियो में ये सब बताया करता हूँ, फैक्चुअल चीजें कॉन्सेप्ट के साथ में, है ना। तो कैसा लगा वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो भाई, है ना। और ज्यादा तो नहीं बोलूंगा कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मतलब कि शेयर करो, ये आपके पर मतलब कि डिपेंड करता है। और इसी प्रकार से ये वीडियो देखते रहें और नोट्स बना लें, नोट्स लिखते रहें, बनाते रहें, है ना। और उसका जो है हर तीसरे दिन पर रिवीजन जरूर कर लें सरसरी निगाह से, रटे नहीं, समझें। सोशल साइंस रटने की चीज बिल्कुल नहीं है, जैसा कि लोगों ने सोच बना रखी है कि याद कर लेंगे। याद कहाँ से होगा? याद नहीं करना है इसको। आप आखिर लिखा ही क्यों जाता है सोशल साइंस, है ना।
तो आपको तर्क सहित परिवर्तनों को जोड़ते हुए चलना है, समझते हुए चलना है, रटना कभी ना, रटी हुई चीज तो भूल जाती है ना। जैसे किसी को अगर मैप याद ना हो और उसने सारे राज्य याद कर लिए हैं तो उसको कठिनाई होगी बताने में, लेकिन जिसने अगर विद मैप स्टडी कर रखा है तो कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि जब कोई उससे पूछेगा कि अच्छा चलो बताओ ये क्या नाम है अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है, बताओ किस डायरेक्शन में है, तो जिसने याद किया है वो कंफ्यूज हो सकता है कि कैसे। अगर आपने मैप से पढ़ रखा है तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, ये प्रॉमिस मेरा, प्रॉमिस है, कभी नहीं बोलोगे। तो एक एटलस जरूर पढ़ें, रखें घर में। सोशल साइंस पढ़ते समय एटलस आपके बगल में होनी बेहद जरूरी है। तो जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ज्यादा इंटरटेनमेंट से दूर रहें स्टूडेंट्स, खूब पढ़ें, खूब मेहनत करें, बाकी तो फिर जीवन जीना है ही है ऐशो आराम वाला। लेकिन अभी ऐशो आराम में पढ़ करके हम बाकी का जो मतलब कि जीवन है उसको हम अंधेरे में जो है ढकेल देते हैं, इस जीवन को अच्छा जीने के चक्कर में, है ना, हमको आगे का लेके चलना है ना। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।